हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHD01 या फिर BHDE101 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए थे उनके मैं आप लोगों को इसमें उत्तर करवा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो निबंध हो गया, नाटक, कहानी, उपन्यास, इनके जो प्रमुख तत्वों के बारे में पूछा जाता है। ये चैप्टर जो है ये इसमें से हर बार कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, तो ये वाला चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। और इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न हर साल जरूर एग्जाम में रिपीट होता है, तो इनको आप ना जरूर तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नाटक क्या है? नाटक के प्रमुख तत्व बताइए, यानी कि नाटक के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, नाटक के प्रमुख तत्व। अब नाटक क्या है ये प्रश्न नहीं आता, ज्यादातर आता कि नाटक के तत्वों के बारे में बताइए, या फिर एकांकी नाटक है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम नाटक के बारे में लिख देंगे कि नाटक है क्या। नाटक एक अत्यंत प्राचीन विधा है। यह एक दृश्य काव्य है, यानी कि एक ऐसा काव्य जिसको हम देख सकते हैं, तो क्या नाटक हो गया। यानी नाटक वह विधा है जिसकी वास्तविक सफलता मंच पर खेले जाने में होती है। नाटक होता है वो नट धातु से बना होता है और रूपक का भेद माना जाता है, तो ये नाटक हो गया। अब नाटक के प्रमुख तत्व क्या है? तो अब एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि नाटकों, उपन्यासों या फिर जो आप लोगों की कहानी होती है, उनके जो तत्व होते हैं लगभग समान होते हैं। उनमें थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है, यानी कि उनके टॉपिक एक ही रहेंगे। तो टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। तो आपके उपन्यास में भी, नाटक में भी ये और कहानी में भी वही तत्व आते हैं तीनों के। बस आप लोगों के निबंध के जो तत्व होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो आप टॉपिक भी याद कर लेंगे तो तीनों के आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो जो नाटक के प्रमुख तत्व ये वो देखते हैं हम यहाँ पे। किसी भी नाटक के निम्नलिखित तत्व होते हैं। कौन से? कथा वस्तु, पात्र या उनका चरित्र चित्रण, देश काल या परिवेश, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य या प्रतिपाद्य या फिर अभिनेता। तो अब इसमें जो ये नाटक है इसमें जो इसके तत्व है, यही तत्व जो होता है वो आपके उसमें उपन्यास में भी होंगे और यही तत्व जो होता है आपके कहानी में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम कथा वस्तु के बारे में देखते हैं। कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु से मतलब है नाटक में प्रस्तुत घटना चक्र। नाटक में दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। नाटक में जो घटनाएं मंच पर हमें दिखाई जाती है वे दृश्य होती हैं और जिनको केवल सूचना दी जाती है वो सूच्य कहलाते हैं। एक अच्छे नाटक की जो कथा वस्तु होती है वो ठोस व सुसंबद्ध होनी चाहिए। विकास की दृष्टि से जो नाटक की कथा वस्तु है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ, फिर उसका विकास होगा, फिर उसकी चरम सीमा या फिर उस कथा की परिणति होगी। तो ये हमारे कथा वस्तु होनी चाहिए किसकी? नाटक की। नेक्स्ट होता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण भी हमारे जो होता है ना नाटक के लिए जरूरी होता है। वैसे तो नाटकों में पात्रों की संख्या काफी रहती है, परंतु उनमें से 1 या 2 पात्र ऐसे होते हैं जो कि प्रमुख होते हैं, यानी कि मुख्य होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं कहानी के। जो नाटक में प्रधान पुरुष पात्र होता है उसे नायक कहा जाता है। प्रधान या फिर मुख्य महिला पात्र होती है उसको नायिका कहा जाता है। जो चरित्र प्रधान नाटक होते हैं उनमें कथा वस्तु 2 प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक है ना, उसमें जो ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त है, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी जो आपकी नाटक होता है वो घूमता है। पात्रों के कार्यों व पारस्परिक वार्तालाप जो होता है ना उनसे उनके चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र के विषय में कोई बात कहता है तो उससे भी क्या चरित्र चित्रण में सहायता मिलती है कि एक पात्र हो गया, गौण पात्र हो गया, मुख्य पात्र के बारे में कोई बात बता रहा है तो उससे भी हमें पता चलता है कि उसमें ये विशेषताएं होती हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के कार्यों से ही नहीं बल्कि उसके विषय में जो अन्य पात्र जो कुछ कह रहे हैं ना कथन, उनसे भी उसकी वीरता के बारे में पता चलता है, क्योंकि शत्रु पक्ष भी उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है तत्व नाटक का परिवेश। परिवेश का अर्थ है देश व काल। किसी भी नाटक में वर्णित घटनाओं का संबंध किसी न किसी स्थान और काल से अवश्य ही होता है, और जो नाटक है उसकी यथार्थता, सजीवता व स्वाभाविकता जो होती है उसके लिए परिवेश या देश काल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ग्राम में शहरी परिवेश होता है ना, उनका वास्तविक चित्रण भी आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए गांव का चित्रण है तो हमें ऐसा ही दिखाना होगा कि गांव में
सड़कें, जैसे जो कच्ची सड़क है और खेत लहरा रहे हैं, वहां पे कुएं पे से पानी लेके आ रहे हैं, झोपड़ियां बनी हुई है, किसान है वहां पे, तो इन चीजों से हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ का माहौल है, ये गांव का माहौल है। ऐसे ही शहरी परिवेश दिखाते हैं कि बाजार हो गया और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो गई, ये सारी चीजें क्या है हमें शहरी परिवेश के बारे में बता देंगी। तो इस तरह से क्या है इनका वास्तविक चित्रण जरूरी हो जाता है। इसके अलावा नाटककार के लिए समय व काल का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण के समय की जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी ना, उसका यथार्थ चित्रण हुआ है। और उस समय छोटे छोटे राज्यों में परस्पर शत्रुता थी। जो नंद राजा थे वही सबसे शक्तिशाली राजा थे, तो ये उसमें चित्रण किया गया देश व काल का। तो इसी तरह से नाटक में देश काल का भी चित्रण होता है, जो कि परिवेश के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है तत्व संरचना शिल्प, जिसके अंतर्गत क्या आता है कि शैली आएगी, भाषा व संवाद आएगा। शैली क्या है? रंगमंच की दृष्टि से नाटक की अनेक शैलियां होती है, जैसे कि भारतीय शास्त्रीय नाट्य शैली हो गई, पाश्चात्य नाट्य शैली हो गई। इनके अलावा भी स्वांग, जात्रा, रामलीला, रासलीला हो गई, नौटंकी हो गई, ये भी विभिन्न प्रकार की लोक नाट्य शैलियां हैं। यानी कि बहुत सारी शैलियां हमारे नाटक में। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भी नाटक की कई शैलियां होती है। गली मोहल्लों में बिना रंगमंच उपकरण की मदद से जो नाटक खेले जाते हैं उनको नुक्कड़ शैली, कविताओं पर आधारित गीत नाट्य शैली, ये भी इनकी शैलियां हैं अलग अलग नाटकों की। वास्तव में नाट्य शैली का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब नाटककार नाटक की रचना करता है, क्योंकि नाटककार नाटक जब लिखता है तो उसे क्या दिमाग में सोचकर लिखता है कि वो कैसे रंगमंच पे खेला जा रहा है। यानी कि वो ऐसे सजीवता के साथ सोचता जाता है कि ऐसे चित्रित करेंगे नाटक में, पात्र इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से फिर वो करेंगे, फिर ऐसा माहौल आएगा, और वो सोच के जो है ना रचनाकार नाटक लिख रहा होता है। नेक्स्ट, भाषा। नाटक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्वाभाविकता, सजीवता व रोचकता हो। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग आवश्यक है। जैसे कि चंद्रगुप्त नाटक में संस्कृत भाषा स्वाभाविक ही है, अतः नाटक में स्वाभाविक बातचीत के रूप में भाषा का प्रयोग अपेक्षित होता है। संवाद कैसे होते हैं उसमें नाटक में? ये भी संवाद, जब नाटक के विभिन्न पात्र एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं उसे ही संवाद कहते हैं। संवादों के द्वारा ही नाटक की कथा क्या आगे बढ़ती है। संवाद यानी आपस में बातचीत करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। बातचीत नहीं की तो कहानी वहीं की वहीं ठहर जाएगी जहाँ पे संवाद नहीं हुए। तो इससे क्या कथा भी आगे बढ़ती है, और जो चरित्र होते हैं ना, जो वहाँ पे नायक होता है या फिर और भी जो चरित्र होते हैं उसमें उनके चरित्र के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है, यानी उनके बारे में भी हमें पता चलता है। स्वागत कथनों द्वारा पात्र स्वयं से ही बात करते हैं। स्वागत कथन हो गया कि जैसे कोई सोच रहा होता है, मन ही मन में कोई सोच रहा होता है ना, उसके बारे में भी लिख देते हैं नाटक में, तो वो स्वागत कथन हो गए। या कुछ मन में बड़बड़ा रहे होते हैं ना, वो स्वागत कथन होते हैं। इनके द्वारा पात्र स्वयं से ही बातचीत करते हैं। स्वागत कथनों से पात्रों की मानसिक स्थिति का चित्रण होता है, पर ये कथन ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे होंगे ना तो नाटक है बोरिंग हो जाता है, फालतू में बड़ा भी हो जाता है। चूंकि नाटक एक दृश्य विधा है, अतः दर्शक रंगमंच पर नाटक का अभिनय होते हुए देखते हैं, इसलिए संवाद रंगमंच की विशेषताओं से युक्त होने चाहिए। वे पात्रों के अनुकूल व स्वाभाविक होने चाहिए। काल, परिस्थिति व पात्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर ही संवादों की योजना करनी चाहिए। नेक्स्ट है अभिनेता। नाटक जो होता है, नाटक की रचना नाटककार रंगमंच के लिए ही करते हैं, क्योंकि रंगमंच पर खेले जाना ही एक नाटक को पूर्ण बनाता है। नाटक की प्रस्तुति जिस व्यक्ति के निर्देशन में होती है उसे निर्देशक कहते हैं, और जो रंगमंची उपकरणों व अभिनेताओं के द्वारा उस नाटक को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। रंगमंचयता व अभिनेता को नाटक का प्राण भी माना जाता है। पात्रों की आकृति, आयु, वेशभूषा, चाल ढाल, हाव भाव आदि का उल्लेख नाटककार कोष्टक में करता जाता है, जिसे कि रंग निर्देश कहते हैं। तो ये अभिनेताओं की जो नाटक के लिए जरूरी होती है। इसका प्रतिपाद्य या प्रतिपाद्य क्या है, या फिर प्रतिपाद्य जो होता है ना उसको उद्देश्य भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उद्देश्य प्रतिपाद्य एक ही चीज होती है। एक सफल नाटककार अपने नाटक द्वारा एक गंभीर प्रतिपाद्य या उद्देश्य हमारे सामने रखता है। नाटक का उद्देश्य उसके परिवेश, पात्र, कथा वस्तु, शिल्प आदि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो कहानी का प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज के लिए। नाटक हो या फिर उपन्यास हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए प्रतिपाद्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनेक नाटककार स्वयं ही अपने नाटकों के प्रतिपाद्य या उद्देश्य की चर्चा करते हैं। जैसे प्रसाद जी का जो चंद्रगुप्त व विशाखा नाटक है ना, उनमें उन्होंने अपने उद्देश्य की चर्चा की गई कि
इसको नाटक को लिखने का उद्देश्य क्या है। वास्तव में नाटककार नाटकों में जो कहना या समझाना चाहता है उसी को प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य कहा जाता है। तो ये आपके नाटक के प्रमुख तत्व हो गए। उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन से हैं? नाटक की भांति उपन्यास भी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। हम सब ने अपने जीवन में कोई ना कोई उपन्यास जरूर पढ़ा है। जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये उपन्यास हमारे जीवन से जुड़ा है, यानी कि उसके अंदर जो कहानी चल रही है ना वो हमसे जुड़ी हुई है, हम उसके पात्र हैं, या फिर उसको जैसे वो परेशान और सुख और दुख होता है ना, वो भी हम अपने आप से जोड़ के देखने लग जाते हैं। हम पात्रों के सुख दुख से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि लेखक उपन्यास द्वारा मानव जीवन की तस्वीर इस निपुणता के साथ प्रस्तुत करता है कि पाठक उसमें डूब जाते हैं और कथा उन्हें अपनी सी प्रतीत होने लगती है। उपन्यास सम्राट जो प्रेमचंद है वो कहते हैं उपन्यास के बारे में कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। चूंकि उपन्यास में मानव जीवन जो है उसका व्यापक चित्रण किया जाता है, अतः उसका आकार बड़ा ही होता है, यानी कि उसमें क्या बारीकी से चित्रण किया जाता है किसी भी चीज का, तो उपन्यास इसलिए बड़ा हो जाता है, चीजें खिंचती जाती हैं। हिंदी में उपन्यास विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हो जाता है। आरंभ में तिलिस्मी व अय्यारी जो उपन्यास है वो लिखे गए थे। उसके बाद ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का दौर भी आ गया था। अब हमें उपन्यास के तत्व बताने हैं। वह कसौटी जिनके आधार पर किसी उपन्यास की समीक्षा की जाती है वे उसके तत्व कहलाते हैं, यानी कि उपन्यास के तत्व कहलाते हैं। पहला तत्व उपन्यास का कथा वस्तु। जैसे नाटक का था वैसे ही उपन्यास का भी पहला तत्व हो गया कथा वस्तु। ये जो कथा वस्तु होती है उपन्यास का मेरुदंड होती है। विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध, कलात्मक व किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया संयोजन ही कथानक कहलाता है। प्रत्येक उपन्यास में कथा वस्तु जरूरी होती है, क्योंकि जैसे कोई कथा ही नहीं होगी तो रचना क्या रचेंगे, हमारे दिमाग में कहानी नहीं चल रही होगी कि हम इसके ऊपर रचना करेंगे। कथानक यानी कि सब्जेक्ट विषय हो गया, तो अगर वो ही नहीं है तो हम किसी भी रचना को, भले वो उपन्यास हो, नाटक हो, कोई भी चीज हो, हम कैसे रच पाएंगे। तो इसलिए हर उपन्यास के लिए कथावस्तु आवश्यक होती है, इसके बिना रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक सफल उपन्यास की कथा ठोस व श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। अनावश्यक जो प्रसंग है उनसे बचना चाहिए। पहले के उपन्यासों में कल्पना का अधिक स्थान होता था, परंतु आज के जो उपन्यास है उनमें यथार्थ जीवन की जो घटनाएं होती है ना उनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है चरित्र चित्रण। जिन व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है उपन्यास में तो वे उपन्यास के पात्र कहलाते हैं। वे व्यक्ति सामान्य रूप से उपन्यास में एक या दो जो पात्र होते हैं ना मुख्य होते हैं, बाकी गौण पात्र होते हैं, और जो गौण पात्र होते हैं मुख्य पात्र के चरित्र को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। एक उपन्यासकार पात्रों के कार्यों में वार्तालाप से तो उसके चरित्र को प्रकाशित करता ही है, साथ में कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी उसका चरित्र चित्रण कर देता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण की इसी विधि को अपनाया है। नेक्स्ट उपन्यास के तत्व परिवेश। परिवेश में देश काल या वह स्थान आता है जहां पे घटना घटी है। उपन्यास के लिए यह जरूरी है कि वे देश व काल का यथार्थ रूप प्रस्तुत करें, यानी अगर गांव की कथा है तो गांव वाला परिवेश होना चाहिए, शहर की कथा है तो शहरी परिवेश होना चाहिए। मिट्टी का घर हो जैसे गांव के लिए तालाबों, पगडंडी, पशु, खेत खलियान, ग्रामीण वेशभूषा हो या वहाँ गांव के रीति रिवाज, उनकी भाषा ग्रामीण ये होनी चाहिए। इसी तरह शहरी परिवेश का भी सजीव चित्रण जरूरी होता है। प्रेमचंद जी को ग्रामीण परिवेश में पलने के कारण ही उन ग्रामीण परिवेश की क्या अच्छी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने गोदान में ग्रामीण परिवेश का सजीव यथार्थ चित्रण किया है। नेक्स्ट संरचना शिल्प भी एक अच्छे उपन्यास का प्रमुख तत्व होता है। संरचना शिल्प के अंतर्गत आते हैं पहली चीज शैली। किसी भी उपन्यास को उपन्यासकार किसी भी विषय, भले किसी भी विषय पर लिखे, उसको लिखने का उसका अलग ही ढंग होता है, उसी तरीके को उसके अलग ढंग को शैली कहा जाता है। और प्रत्येक उपन्यासकार की जो होती है ना उनकी अलग अलग शैली होती है कि जो उपन्यास लिखेगा वो अपनी शैली का इस्तेमाल करेगा। वे प्रत्यक्ष, परोक्ष, डायरी, पत्र, पूर्व दीप्ति आदि शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेखक की जो व्यक्तिगत रुचि होती है वह विषय वस्तु के अनुसार भी शैली में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि प्रेमचंद के गोदान, रंगभूमि व सेवा सदन में शैलियों की भिन्नता, यानी अलग अलग शैली लिखा प्रेमचंद के द्वारा गया, लेकिन इनमें शैली अलग अलग है। तो वो उनकी व्यक्तिगत रुचि है, विषय वस्तु के अंदर चेंज होता है ना तो शैलियां बदल जाती है। संवाद
संवाद क्या है? उपन्यास के पात्र आपस में जो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उन्हें हम संवाद कहते हैं। संवाद से ही उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है तथा पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। उपन्यासों में पात्रों के अनुकूल संवाद होना आवश्यक है, नहीं तो कथा में अस्वाभाविकता आ जाती है, यानी कि कथा ऐसे लगती है ना कि सही नहीं है, कि पात्र घटना क्या घट रही है, पात्र कुछ अलग संवाद बोल रहा है, तो अस्वाभाविकता सी लगती है। अतः गोदान में जैसे कि गोदान में मेहता है, वो एक शिक्षित पात्र होता है, तो उसके संवाद क्या, जैसे वो कुछ बोलता है ना तो उसे हमें पता चलता है कि वो शिक्षित है। जैसे वो कहता है कि आप मुझे लज्जित कर रहे हैं देवी जी, यानी कि वो बोलने में इतनी इज्जत दे रहा है ना सामने वाले को, यानी कि शिक्षित होने का, उसका पढ़े लिखे होने का, सभ्य पुरुष होने के बारे में हमें पता चलता है ऐसे संवाद से। भाषा, भाषा द्वारा उपन्यास में जो पात्र होते हैं वो उपन्यास के पात्र व कथा सजीव व स्वाभाविक लगते हैं। यदि उपन्यासकार स्वयं के विचार रख रहा होता है तो उसकी अपनी भाषा हो जाती है, और अगर वो पात्रों के विचार रख रहा है, पात्रों के संवाद, उनकी भाषा पात्रों की मनोस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। एक सफल उपन्यासकार रचना में सरल व बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट तत्व होता है उपन्यास का प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य। किसी भी रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और जो एक सफल उपन्यासकार होता है वो अपना उद्देश्य सहजता के साथ पाठकों तक पहुंचा सके, वही एक सफल उपन्यासकार होता है। जैसे गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने क्या, गांव की कृषक जीवन की यथार्थ प्रस्तुति की है, और जो कृषक है उनके शोषण को दिखाने का उद्देश्य जो लिया था वो उसमें सफल भी हुए थे, तो ये उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे हमारे दो प्रश्न, उपन्यास और या फिर नाटक, नाटक व उपन्यास के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए आपके निबंध हो गया और कहानी के जो प्रमुख तत्व वो बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।